जो दो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें आंकड़ों की जो सामने आई, मैं वो आपसे पहले रखना चाहता हूं। बताइएगा कितना प्रैक्टिकल है ये। 2024 के लिए लक्ष्य रखा गया है इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 350 सीटों का, लोकसभा की 350 सीटें जीतने का। और साउथ में, दक्षिण भारत के 4 या कह लीजिए 5 राज्य मिलाकर के, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुडुचेरी, इनकी 130 कुल सीटों में से 100 सीटें जीतने का टारगेट भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए रखा है। संजीव जी। जी। देखिए, लक्ष्य तो बीजेपी रखने में बहुत ही माहिर है और बड़े लक्ष्य रखती है, और ये उनके साथ उनकी परफॉर्मेंस भी मैच करती है। पिछली बार 300 पार का नारा था कि 2019 में बेहतर प्रदर्शन करेंगे, 2014 से उन्होंने करके दिखाया। लेकिन फिर भी मुझे ये जो साउथ का लक्ष्य है, मिशन साउथ का लक्ष्य पूरा कर पाना बीजेपी के लिए आसान होगा, इसकी संभावना बहुत कम है। लेकिन तेवर तीखे हैं। देखिए, तेवर उनके मिशन साउथ में कुछ उसी तरह के हैं जैसे बंगाल में थे। बंगाल में भी बहुत स्ट्रॉन्ग रीजनल लीडर हैं। उसी तरह दक्षिण भारत में उनका मुकाबला कहीं भी कांग्रेस पार्टी को अगर हम देखें तो कर्नाटक के सिवा कांग्रेस इतनी रेलेवेंस कहीं नहीं है, उसकी प्रासंगिकता। तो रीजनल शक्तियां जो हैं और रीजनल सत्रप ही, क्षेत्रीय सत्रप ही बीजेपी के मुकाबला कर रहे हैं। और अब कांग्रेस को एक तरह से हाशिए में लाने के बाद बीजेपी का निशाना क्षेत्रीय सत्रप है। पूरे देश में हर जगह, यूपी से लेके तमिलनाडु तक, जैसे वहां पे अन्ना डीएमके बिखर रही है तो वो स्पेस बीजेपी लेना चाहती है। यहाँ पे प्रमुख विपक्षी दल की स्पेस लेना चाहती है। हालांकि तेलंगाना में कांग्रेस भी पिछले कुछ महीनों में अच्छा परफॉर्म कर रही है, कम से कम सड़क पे। चुनाव में क्या होगा मालूम नहीं। लेकिन जिस तरह से केसीआर लगभग ममता बनर्जी की तर्ज पर प्रधानमंत्री पर हमले कर रहे हैं, बहुत तीखे, आज उसका अभी अमित शाह ने जिस तरह से जवाब दिया है, तो ये मोर्चा बिल्कुल खुल गया है। जैसे बंगाल में ममता बनाम बीजेपी या ममता बनाम अमित शाह मोदी थे, तो केसीआर के साथ भी लड़ाई बहुत तगड़ी होने वाली है। वाक युद्ध बहुत जबरदस्त होगा। और सारी जगह जो आपने कहा ना, प्रहार सारे उन मुद्दों पे हुए जो उनका मर्म है, दुखती रग है। चाहे वो बेटा, चाहे ओवैसी, क्योंकि ओवैसी के बहाने बीजेपी अपना हिंदू कंसोलिडेशन करना चाहती है, और चाहे उनका ये अंधविश्वास, पुराने जमाने के ऐसे लोगों के साथ क्या आगे बढ़ोगे। तो दिलचस्प लड़ाई होगी। और सबसे पहला चुनाव भी दक्षिण भारत में तेलंगाना में ही होना है। तो बीजेपी की देखिए खास बात यही है सौरभ, जो आप जानते हैं, हर्षवर्धन जी जानते हैं, बीजेपी के प्रयास में कभी कोई कमी नहीं होती। 365 दिन 24/7 राजनीति के अंदर डूबी हुई पार्टी है ये। और इसने अब ठान लिया कि क्षेत्रीय सत्र को निपटाना है। अब या तो क्षेत्रीय सत्र में निपटाएंगे अपने क्षेत्रों में, या बीजेपी उन्हें निपटाएगी। आपने बड़ी लेकिन इंटरेस्टिंग तुलना की कि ये लड़ाई बीजेपी बनाम केसीआर की वैसी होती जा रही है जैसे बीजेपी बनाम ममता बनर्जी की है। और एक फर्टाइल लैंड के तौर पर तेलंगाना को अपने लिए भारतीय जनता पार्टी देख रही है कर्नाटक के बाद। तो कर्नाटक को, जिसको वो अपने लिए दक्षिण का दरवाजा मानती है, उस दरवाजे को खोल करके हर्षवर्धन जी, क्या इस दूसरे कमरे में यानी तेलंगाना में प्रवेश के आपको आसार नजर आ रहे हैं भाजपा के? देखिए सौरभ जी, सबसे पहले तो ये कि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिसको कहते हैं ना, कि जहां पर कोई संभावना नहीं होती है, और हम लोगों ने जब 2014 के चुनाव में चेन्नई से एक रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखी थी, तो वो सबको ध्यान में होगा, और बहुत बड़ी सभा थी वो। तब ये कहा गया, हम लोग भी टीवी की बहस में ये कहते थे कि आखिर वहां से मिलना क्या है, हासिल क्या होना है। और देखिए, अब तक तमिलनाडु में बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ है, लेकिन जिस तेलंगाना में है वहां से भारतीय जनता पार्टी के सांसद आते हैं। जिस तेलंगाना में वो बैठे हुए हैं, वहां पे वो जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन होता है, तो वो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन जाते हैं। जिस तेलंगाना में है, वहां के चंद्रशेखर राव के 2 सबसे नजदीकी लोग, और एक तो पार्टी के संस्थापक थे, बहुत ताकतवर मंत्री थे, वो भारतीय जनता पार्टी से विधायक बन जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि नेशनल पार्टी के तौर पर कांग्रेस ने जो जगह खाली की है, वो पूरे दक्षिण भारत में उसके पास वो स्पेस है। कर्नाटक में चूंकि उसने अपनी हिस्सेदारी पहले से बहुत मजबूत कर ली है, अब उसके लिए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ये बड़ा महत्वपूर्ण राज्य है। और मुझे लगता है कि आज जो ये अमित शाह कह रहे हैं और जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, उस अपनी योजना पर आगे बढ़े। हालांकि मैं भी इस बात से संजीव जी की सहमत हूं कि दक्षिण के लिए 130 में से 100 सीटों का
एक लक्ष्य रखना, अनुमान लगाना, ये कुछ ज्यादा हो गया। लेकिन पार्टी है, पार्टी चलाने वालों को ये सब करने का अधिकार होना चाहिए। जी ठीक बात है ये तो खैर, लेकिन फिर भी जैसा आपने कहा लक्ष्य निर्धारित करते हैं अपने लिए, उसको पाने की पूरी कोशिश करती है भारतीय जनता पार्टी। तेलंगाना में जैसे कि हम मुद्दों की हम बात कर रहे थे और केसीआर के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए अभी अमित शाह ने, और सुन लो भाई केसीआर, जो उनकी शैली, जिस शैली में उन्होंने उनको पुकारा है, बिल्कुल जो दो प्रमुख बिंदु बल्कि तीन जो बीजेपी के अस्त्र रहते हैं, सबसे अस्त्र शस्त्र सबसे प्रबल, एक तो करप्शन सबसे बड़ा, उसके ऊपर दूसरा परिवारवाद, और तीसरा एक ऐसी जगह जहां पर कोई गुंजाइश दिखाई दे जाए, जहां पर पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स को कामयाब होने का मौका मिले। तो ये तीनों ही चीजें जो हैं ये तेलंगाना में मौजूद दिखाई देती हैं। संजीव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सौरभ आप, और वही बीजेपी का यूएसपी है। और जहां तक लक्ष्य की बात है, बिल्कुल बात यह है कि अब की बार 200 पार था ना बंगाल में, नहीं हुए तो बंगाल के चुनाव से पहले जितने लोग टीएमसी छोड़ के बीजेपी गए थे वो आज उल्टी कतार लगा के वापस आ रहे हैं। देखिए ये तो मौके पे चौका, सत्ता के साथ रहने वाले लोग हैं। अब शिवसेना के सारे लोग इधर आ गए, सत्ता बल पलटी तो केसीआर की परफॉर्मेंस कैसी रहती है चुनावों में विधानसभा, वो निर्धारित करेगी कि जो अभी इधर से लोग उधर जा रहे हैं वो वापस केसीआर की तरफ आएंगे, या अगर अप्रत्याशित रूप से या वो हारते हैं। क्योंकि अभी भी केसीआर को एज बताते हैं जो लोग तेलंगाना की राजनीति को मुझसे बेहतर जानते हैं, अगर मैं उनसे बात करता हूं तो वो वापस केसीआर में आ जाएंगे। लेकिन बात यह है कि जो सबसे बीजेपी की हमेशा, आप चाहे उनके समर्थक हो या विरोधी, जो अप्रिशिएट करने की बात है कि न तो वो लक्ष्य तय करने में और लक्ष्य निर्धारित करने में किसी भी किस्म की कंजूसी करते हैं, और फिर लक्ष्य निर्धारित करके जी जान लगा के उसमें काम करते, नतीजा जो भी है। तो ये तो उन्होंने जो बिगुल बजाया है जाके दक्षिण भारत में, वो बहुत जबरदस्त है। देखिए लेकिन कर्नाटक में उनके पास दक्षिण में समस्याएं बड़ी हैं। कर्नाटक में येदियुरप्पा के पास, उनके पास कोई चेहरा नहीं है, बड़ा नाम नहीं है, इसलिए कर्नाटक के चुनाव उनके लिए काफी तगड़े और मुश्किल चुनाव हो सकते हैं अगले साल। बहुत कुछ फिर जेडीएस पे निर्भर करेगा कि लोग कितना जेडीएस के साथ रहते हैं, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर इलाका है 30-40 सीट मैसूर के आसपास, जहां जेडीएस की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, जिसकी वजह से वो छोटी मोटी किंग मेकर की भूमिका में हमेशा आ जाते हैं। अगर वो नहीं हुआ तो बीजेपी के लेने के देने पड़ सकते हैं। अगर जेडीएस अच्छा करती है तो ये तो आजकल तय हो ही गया है, चुनाव में कोई भी जीते सरकार तो बीजेपी की बनी जाएगी देर सबेर तो जेडीएस अगर सीटें ले आएगी तो देर सबेर इधर आ जाएंगे, उसमें कोई खास बात नहीं है। तमिलनाडु मुश्किल है, आंध्र प्रदेश जगन रेड्डी के सामने मुश्किल है मामला बीजेपी का, और तेलंगाना डेफिनेटली हर्षवर्धन जी जैसे कह रहे हैं कि नगर निगम के चुनाव जो 1.5-2 साल पहले हुए थे, तब से बीजेपी एक सशक्त शक्ति की तरह से वहां उभरी है। ठीक बात है। जमीन पे विधानसभा में क्या परफॉर्मेंस रहती है, ये पहली बार उसका टेस्ट इस बार होगा इन चुनावों। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।